अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना और अमेरिका पर 11 सितंबर को हुए हमले के मुख्य साजिशकर्ता ओसामा बिन लादेन के मारे जाने की पूरी कहानी बयां की है। बराक ओबामा ने बताया कि कैसे वो मिशन वाले दिन बेहद डरे हुए थे, चिंता में थे और कौन कौन उनके साथ था। देखिए ओसामा बिन लादेन के मारे जाने की पूरी कहानी। यूं तो ओसामा बिन लादेन की तलाश 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमले के बाद से ही थी। And there's an old poster out west, as I recall, that said "Wanted, dead or alive." We have the best intelligence case that we ever had on bin Laden since Tora Bora. We will do what it takes to find the terrorists, to out them out, and to hold them accountable. ये तलाश पूरी हुई हमले के 9 साल बाद, यानी कि 2009 में। बराक ओबामा अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखते हैं कि मई 2009 में सिचुएशन रूम की बैठक जैसे ही खत्म हुई, वो अपने कुछ सलाहकारों को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ले गए और दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। इनमें व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ इमैनुअल, CIA के निदेशक लियोन पेनेटा और उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार टॉम डालनिन शामिल थे। ओबामा ने इन लोगों से कहा कि वो चाहते हैं कि ओसामा बिन लादेन की तलाश को सभी कामों में सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए और हर 30 दिन पर इस अभियान की प्रगति रिपोर्ट उनकी मेज पर पहुंचाई जाए। कैसे मिला सुराग? इस आदेश के बाद अमेरिकी एजेंसियां पूरी तरीके से ओसामा बिन लादेन को पकड़ने या मारने की प्लानिंग पर काम कर रही थीं। और 9/11 की 9वीं बरसी के एक दिन पहले CIA के निदेशक लियोन पेनेटा और उनके नंबर 2 माइक मोरेल ने मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने के लिए समय मांगा। लियोन ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, ओसामा बिन लादेन के बारे में हमें बहुत शुरुआती सुराग मिले हैं। बराक ओबामा को इसकी जानकारी देते हुए लियोन ने कहा, अमेरिकी जासूसों ने अबू अहमद अल कुवैती नाम के एक शख्स को ढूंढ निकाला है जो अल-कायदा के लिए संदेश वाहक का काम करता है और उसके ओसामा बिन लादेन से नजदीकी संबंध हैं। अमेरिकी जासूसों ने उनके फोन और रोज की गतिविधियों पर नजर रखी है और वो हमें पाकिस्तान में इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद शहर के बाहरी इलाके के एक बड़े अहाते तक ले गए हैं। माइक ने बताया कि उस अहाते का क्षेत्र और आकार बताता है कि वहां अल-कायदा से जुड़ा हुआ कोई बड़ा शख्स रह रहा है। 10 महीने में अहाते में टहलता दिखा ओसामा। हमले के 9वीं बरसी के ठीक 2 महीने बाद, यानी 14 दिसंबर 2009 को 2 महीने बाद 14 दिसंबर 2009 को CIA के निदेशक लियोन पेनेटा और उनके नंबर 2 माइक मोरेल की जोड़ी एक बार फिर बराक मौजूदा राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात करने पहुंची। इस बार उनके साथ CIA के एक अफसर और एक विश्लेषक भी मौजूद थे। ये अफसर CIA के काउंटर टेररिज्म सेंटर और अमेरिका के बिन लादेन अभियान के प्रमुख थे। इन दोनों लोगों ने ओबामा को उन सभी तथ्यों की जानकारी दी जिनके जरिए वो एबटाबाद के उस अहाते तक पहुंचे थे। जांच में सामने आई ओसामा के रहने वाले घर की सच्चाई। CIA के पूर्व निदेशक लियोन पेनेटा ने अपनी आत्मकथा वर्दी फाइट्स में लिखा है कि जिस एबटाबाद के जिस घर में ओसामा बिन लादेन के रहने की सूचना मिली थी, उसका अहाता आसपास के प्लॉट्स में सबसे बड़ा था। बगल वाले प्लॉट से करीब 8 गुना बड़ा था। इस घर का मालिक का नाम इब्राहिम और उसका भाई था, लेकिन उनकी माली हालत इतनी नहीं थी कि वो 1 करोड़ रुपए मूल्य की इस प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते थे। जांच में ये भी सामने आया कि मालिक होते हुए भी इब्राहिम भवन के मुख्य हिस्से में न रहकर अहाते के अंदर ही गेस्ट हाउस में रह रहा था। इससे अमेरिकी एजेंसियों को इस घर में ओसामा बिन लादेन के होने की खबर को और मजबूती मिली।
अहाते से नहीं निकलता था कोई बाहर। जांच एजेंसियों ने पाया कि जिस घर में ओसामा रहता था उस बिल्डिंग में करीब 3 मंजिलें थीं। ऊपर की मंजिल में एक बालकनी थी, लेकिन इस बालकनी को एक दीवार से कवर किया गया था। बालकनी के सामने दीवार कौन खड़ी करता है? उस घर में ना तो कोई इंटरनेट कनेक्शन था और ना ही कोई लैंडलाइन फोन। निगरानी से पता चला कि कभी कभी एक शख्स घर से बाहर निकलकर अहाते के अंदर ही तेज तेज कदमों से चला करता था। उसको द प्रेशर का नाम दिया था। इस घर के बाहर कूड़ा उठाने वाले लोग आते थे, लेकिन घर के लोग अपना कूड़ा कूड़े वाले को न देकर अहाते के अंदर ही जलाया करते थे। CIA के जासूसों का मानना था कि द पेसर ओसामा बिन लादेन हो सकता है, हवाई हमले से अहाते को बर्बाद करने का विकल्प। इन सब पुख्ता जानकारियों के बाद ओबामा की राय थी पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के साथ सहयोग कर रही थी और अफगानिस्तान में उसके अभियान में मदद कर रही थी। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी में कुछ तत्व तालिबान और शायद अल-कायदा से भी सहानुभूति रखते थे। ओबामा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि हमारे पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प ये कि अहाते को हवाई हमले से बर्बाद कर दिया जाए। इसका पहला फायदा ये था कि पाकिस्तान की धरती पर किसी अमेरिका के मारे जाने का जोखिम बिल्कुल नहीं था। सार्वजनिक रूप से हम ये खंडन कर सकते थे कि इस हमले में हमारा कोई हाथ है। लेकिन इसका नुकसान ये था कि अगर अहाते को बर्बाद करने में हम सफल हो भी गए तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि उसके अंदर लादेन मौजूद था, और अगर अल-कायदा ने उसका खंडन कर दिया तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि लादेन मारा गया है। दूसरे, इस खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि अहाते के अलावा आसपास रहने वाले लोग भी मारे जा सकते थे। इन सब संभावनाओं के बाद जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन हॉर्स कार्टराइट से साफ साफ ओबामा ने कहा कि वो इस अभियान की अनुमति नहीं दे सकते जहां 30-40 लोगों के मारे जाने की संभावना हो, जबकि ये भी 100% तय न हो कि ओसामा उस अहाते के अंदर रह रहा हो। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में प्रवेश की योजना। ओबामा अपनी आत्मकथा में आगे लिखते हैं कि हमारे पास दूसरा विकल्प था कि स्पेशल ऑप्स मिशन की अनुमति दूं, जिसमें चुने हुए सैनिक हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर अहाते पर इतनी तेजी से हमला करें कि पाकिस्तानी पुलिस या सेना को प्रतिक्रिया देने का मौका ही न मिल पाए। इसलिए उन्होंने वाइस एडमिरल विलियम मैकरेवन को बुलाया, हमें बता सकें कि यह हमला किस तरह होगा। इसके बाद हवाई हमले की पूरी चित्रकथा तैयार की जाने लगी। अहाते के ऊपर से लिए गए चित्रों के आधार पर CIA ने एबटाबाद अहाते का 3 डायमेंशन प्रतिरूप बनवाया और वाइस एडमिरल मैकरेवन ने राष्ट्रपति ओबामा को इस हमले के बारे में ब्रीफ किया। तय हुआ कि सील्स के चुनिंदा सैनिक अफगानिस्तान में जलालाबाद से 1 या 2 हेलीकॉप्टर में रात के अंधेरे में उड़ान भरकर पाकिस्तान में लक्ष्य के अहाते में लैंड करेंगे। इसके बाद 29 मार्च 2010 को बुलाई गई बैठक में ओबामा ने मैकरेवन से सवाल पूछा कि अगर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने हमारे हेलीकॉप्टर्स को घुसते या निकलते समय इंटरसेप्ट किया तो हमारा क्या रुख होगा। अगर बिन लादेन अहाते में किसी सेफ रूम में छिपा हुआ हो और हमारी टीम को उन्हें ढूंढने में निर्धारित समय से अधिक वक्त लग गया तो हम क्या करेंगे, और अगर हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना ने अहाते को चारों तरफ से घेर लिया तो हम इससे कैसे निपटेंगे। ओबामा की इन शंकाओं पर एडमिरल मैकरेवन ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी योजना इस आधार पर बनाई गई है कि वो पाकिस्तानी सैन्य बलों से उलझने से बचेंगे, और अगर पाकिस्तानियों ने हमें घेर लिया तो हमारे सील्स अहाते का कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इस बीच हमारे राजनयिक उनके वहां से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए पाकिस्तानी सरकार से बात शुरू कर देंगे। इस बीच जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन हॉर्स कार्टराइट ने एक और विकल्प सुझाया, क्यों ना एक ड्रोन से अहाते पर उस समय एक 13 पाउंड की मिसाइल अहाते पर छोड़ी जाए जब द पेसर अपनी डेली वॉक पर निकला हो। ओबामा ने किसी भी विकल्प को लिए अंतिम हाँ नहीं भरी, लेकिन ये जरूर कहा कि योजना बनाने के लिए ये मानकर चलें कि मेरी तरफ से हाँ है। ओबामा के नजदीकी लोगों में से लियोन पनेटा, जॉन ब्रेनन और माइक मुलेन ने इस रेड का समर्थन किया।
हिलरी क्लिंटन की चिंता थी कि इससे अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध खराब हो जाएंगे। उन्हें इस बात का भी डर था कि अमेरिकी सील्स का पाकिस्तानी सेना से न आमना सामना हो जाए। रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने रेड का विरोध किया। उनका तर्क था कि अप्रैल 1980 में ईरान में 53 अमेरिकी बंधकों को इसी तरह छुड़वाने का प्रयास विफल हुआ था और अमेरिका की काफी किरकिरी हुई थी। हमले के लिए ओबामा का आदेश। अट्ठाईस अप्रैल 2010 की रात खाने की मेज पर ओबामा की पत्नी मिशेल और बेटियों ने उन्हें उनकी पुरानी चप्पल के बारे में छेड़ा जिसे वो हमेशा घर में पहने रहते थे। उन्होंने इस बात का भी मजाक उड़ाया कि बराक को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी बेटियों को सुलाने के बाद बराक ओबामा ट्रीटी रूम में आराम करने चले गए और टेलीविजन पर बास्केटबॉल का मैच देखने लगे। अगले दिन ओबामा को अलाबामा में टूसालूसा में तूफान से हुई बर्बादी का जायजा लेने जाना था और शाम को उन्हें मियामी में भाषण देना था। इस बीच उन्हें मिशेल और बेटियों को स्पेस शटल एंडेवर का प्रक्षेपण दिखाने ले जाना था। जाने से पहले ओबामा ने टॉम, डेनिस मैकडोनो, बिल डेली और जॉन ब्रेनन को ईमेल भेजा कि वो उनसे डिप्लोमेटिक स्वागत कक्ष में मिलें। ओबामा लिखते हैं, मेरा परिवार साउथ लॉन की तरफ बढ़ रहा था जहां मरीन वन हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा था। हेलीकॉप्टर के इंजन, साशा और मालिया की चुहलबाजी के शोर के बीच मैंने एबटाबाद मिशन के लिए अपनी रजामंदी दी। मैंने ये साफ कर दिया कि इस अभियान की कमान एडमिरल मैक्रेवन के हाथ में होगी और वो ही तय करेंगे कि हमला कब बोला जाएगा। सैटेलाइट से अभियान पर नजर। 2 मई 2011 की सुबह व्हाइट हाउस के ऑपरेटर के जागने से पहले ही ओबामा की आंख खुल गई। उन्होंने तय किया कि वो मार्विन निकलसन के साथ थोड़ी देर गोल्फ खेलेंगे जैसे कि वो अक्सर रविवार को किया करते थे। ओबामा आगे लिखते हैं, व्हाइट हाउस लौटने के बाद मैं ओवल ऑफिस में कुछ कागजात देख रहा था लेकिन मेरा ध्यान ही केंद्रित नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने अपने सहयोगियों से रेगी लव, मार्विन निकलसन और पीट राउज को ओवल के डाइनिंग रूम में बुला लिया और हम लोग स्पेड्स खेलने लगे। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ठीक 2 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने जलालाबाद हवाई ठिकाने से एबटाबाद अहाते के लिए उड़ान भरी। उसमें सील दल के 23 सदस्य सवार थे। उनके साथ एक पाकिस्तानी अनुवादक सैनिक कुत्ता कायले भी था। घबराए ओबामा सिचुएशन रूम में पहुंचे। इसके बाद ओबामा ओवल ऑफिस से उठकर सिचुएशन रूम पहुंचे जहां लियोन पेनेटा CIA के मुख्यालय लैंगली से वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइन से जुड़े हुए थे। एडमिरल मैक्रेवन जलालाबाद में थे और सील्स से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। कॉन्फ्रेंस टेबल पर टॉम, हिलेरी, जो बाइडन, डेनिस मैकडोनो, गेट्स, मलेन और एंटनी ब्लिंकन बैठे हुए थे। ओबामा को ब्रीफ किया गया कि अभियान की सफलता या विफलता के बाद पाकिस्तान और दूसरे देशों को किस तरह सूचित किया जाएगा। ओबामा थोड़ी देर के लिए ऊपर चले गए लेकिन तभी पनेटा ने ऐलान किया कि ब्लैक हॉक्स एबटाबाद के अहाते में उतरने ही वाले हैं। All circumstantial. We never had direct evidence that he in fact had ever been there or was located there. एबटाबाद से आ रहे लाइव फीड पर ओबामा की नजर। ओबामा लिखते हैं कि जैसे ही हेलीकॉप्टर्स लक्ष्य पर उतरने लगे मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैं इसे देखना चाहूंगा। मैं बगल के कमरे में गया जहां इस अभियान की लाइव फीड आ रही थी। वहां नीली वर्दी में एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल ब्रेड वेब एक मेज पर रखे कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे अपनी कुर्सी देनी चाहिए लेकिन मैंने उनके कंधे को दबाते हुए उन्हें बैठे रहने के लिए कहा। वेब ने तुरंत मैक्रेवन को सूचित किया कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम से उठकर उनके कमरे में चला आया हूँ और लाइव फीड को देख रहा हूँ। थोड़ी देर में मेरे साथी भी उस छोटे से कमरे में जमा हो गए। अभी ओबामा को वहां बैठे 1 मिनट ही हुआ था कि एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए थोड़ा हिला और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते मैक्रेवन ने उन्हें बताया कि हेलीकॉप्टर का एक पंख अहाते की दीवार से टकरा गया। ओबामा लिखते हैं कि एक क्षण के लिए तो मैं पूरा डर गया और मेरे सिर में घूमने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी मैक्रेवन की आवाज मेरे कानों में गूंजी, सब कुछ ठीक होगा। उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहे हों कि शॉपिंग मॉल में एक कार की शॉपिंग ट्रॉली से मामूली टक्कर हो गई हो। उन्होंने कहा, ये हमारे सर्वश्रेष्ठ पायलट हैं, वो हेलीकॉप्टर को सुरक्षित नीचे ले जाएंगे और ऐसा ही हुआ।
20 मिनटों तक मैकरेवन को पूरी तरह नहीं दिखाई दे रहा था कि वहां क्या हो रहा है। तभी अचानक मैकरेवन और पेंटा दोनों ने एक साथ वो शब्द कहे जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जेरोनिमो इकियाये, एनिमी किल्ड इन एक्शन। कमरे में मौजूद सभी लोगों के मुंह से एक आहा से निकली। मेरी आंखें वीडियो फीड पर ही लगी रहीं। मैंने धीमे से कहा, वी गॉट हिम। अगले 20 मिनट तक कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स ने वापसी के लिए उड़ान भरी, जो बाइडेन ने ओबामा का कंधा दबाकर कहा, कांग्रेचुलेशंस बॉस। ओबामा ने उठकर वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाया, लेकिन जब तक हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी सीमा में रहे, सब लोग चुप ही रहे। 6 बजे जब हेलीकॉप्टर्स ने जलालाबाद में लैंड किया, तब जाकर ओबामा की जान में जान आई। मैकरेवन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उनसे कहा, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं कि लादेन का शव मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैंने अपनी टीम के एक सदस्य को जिसका कद 6 फीट 2 इंच है, लादेन के शव के बगल में लिटा कर देखा है। मृत व्यक्ति का कद 6 फीट 4 इंच है। ओबामा ने बिल मैकरेवन को मजाक किया, आप भी बिल इतने बड़े अभियान पर गए और अपने साथ नापने का टेप ले जाना ही भूल गए। समुद्र में दफनाया गया लादेन का शव। Something that we've been after for 15 years. It goes back before 9/11. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. ओसामा बिन लादेन को पहले से तय योजना के तहत समुद्र में दफनाया गया। उनके शव को अमेरिकी युद्धपोत कार्ल विंसन पर ले जाया गया, जिसे सफेद कपड़े से लपेटा गया और फिर भारी काले थैले में डाल दिया गया। CIA के पूर्व निदेशक लियोन पनेटा ने इसका विवरण देते हुए अपनी आत्मकथा वर्दी फाइट्स में लिखा है, लादेन के शव के थैले में 150 किलो की लोहे की जंजीरें डाली गईं ताकि शव का समुद्र में डूबना सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद उस थैले को युद्धपोत की रेलिंग से सटाकर एक सफेद मेज पर रखा गया। लादेन के शव का थैला इतना भारी था कि जब इसे समुद्र में गिरा गया तो वो अपने साथ मेज को भी नीचे ले गया। थोड़ी देर में लादेन का शव तो समुद्र की गहराई में समाता चला गया, लेकिन वो सफेद मेज नहीं डूब सकी और उसे समुद्र की लहरों पर तैरते हुए देखा गया। अगले दिन ओबामा केंटकी में फोर्ट कैंपबेल गए, जहां मैकरेवन ने उनकी और बाइडेन की मुलाकात की सील की उस टीम से करवाई जिन्होंने इस अभियान में भाग लिया। ओबामा ने उन सब से हाथ मिलाया। उन्होंने ओबामा को एक उपहार दिया, जिन्होंने उस अमेरिकी झंडे पर अपने हस्ताक्षर किए जिसे वो अपने साथ एबटाबाद ले गए थे, और उसे फेम कराकर राष्ट्रपति ओबामा को भेंट किया। इस मुलाकात के दौरान किसी ने भी नहीं बताया कि किसने लादेन पर गोली चलाई थी, और न ही ओबामा ने उनसे पूछा।